EVS 2021 एंड 22 का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पेपर 1 का। द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कितने हैं, इनमें से 13 है, 15 है, 17 है या 19 है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनको SDG भी बोला जाता है, ठीक है, ये 2015 में बनाया गया था इनको, ठीक है। और ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मतलब पॉवर्टी को लेके, जेंडर इश्यूज को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, क्लाइमेट को लेके। तो ये टोटल जो आपके गोल्स हैं ये है 17 goals. United Nations Environment Program UNEP was the result of deliberation held during, जो United Nations Environment Program है UNEP, वो रिजल्ट है कौन से डेलिब्रेशन का, डेलिब्रेशन हेल्ड ड्यूरिंग, जब वो कब हुआ था, अर्थ समिट एट रियो डी जनेरो इन 1992। अर्थ समिट या फिर जो कि रियो डी जनेरो में हुआ था 1992 में। ये आपका इससे रिलेटेड नहीं है। अर्थ समिट जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमें बताता है कि आप किस तरीके से रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो कि आने वाली जनरेशन भी उसको यूज कर सके। सेकंड है ह्यूमन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस एट स्टॉकहोम इन 1972। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ह्यूमन एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस जो कि स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में। और ये फर्स्ट आपका कॉन्फ्रेंस था जो किस चीज से रिलेटेड था, एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जिसका रिजल्ट था यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP। सेकंड है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था और इसका जो पर्पस है ये नहीं होगा, UNEP नहीं होगा, ये जो आपकी ग्रीन हाउसेस गैसेस का जो एमिशन है उसको कम करने के बारे में बताता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में आया था, ये आपका ODS, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब वो सब्सटेंसेस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकते हैं उसको कम करने के बारे में बताता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गई, इन सबको रिड्यूस करने के बारे में बताता है। तो ये इसका ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम इंस्टॉल्ड विंड पावर एज पर MNRE's लेटेस्ट रिपोर्ट। इनमें से कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा विंड पावर जो है वो इंस्टॉल की गई है। तो विंड पावर जो है वो आपको पता है, विंड पावर ज़्यादातर उन्हीं एरिया में जनरेट की जाती है जो कि कोस्टल एरियाज होते हैं, वहाँ पे विंड की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है कोस्टल एरियाज में। यहाँ पे मैक्सिमम जो ऑप्शन में दिया है वो कोस्टल एरियाज ही है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा MNRE के अकॉर्डिंग, ठीक है। MNRE का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसमें सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तमिलनाडु का। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन प्रमोट। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन जो है वो किस चीज़ को प्रमोट करता है। ग्लोबल का मतलब है जो पूरे ऑल ओवर लेवल पे होता है। तो कॉमन इंटरनेशनल लॉज फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप, जो इंटरनेशनल लॉज हैं जो कॉमन है हर सिटीजन के लिए। इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन, पब्लिक इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक रिलेशन कैसे हैं। इश्यूज पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप अक्रॉस कंट्रीज इन्वॉल्विंग वीजा, या फिर सिटीजनशिप से लेके है जिसमें वीजा भी इन्वॉल्व होता है। मोर पीसफुल, टॉलरेंट, इंक्लूसिव, सिक्योर एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज, ठीक है। इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन प्रमोट करने का मतलब है कि वो ज़्यादा पीसफुल सोसाइटी को मेंटेन रखे, टॉलरेंट हो, इंक्लूसिव जिसमें हर इंसान आ सके चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का है, सिक्योर हो, और सस्टेनेबल सोसाइटीज मीन्स कि रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करना कि वो आगे वाली जनरेशन भी यूज़ कर सके। Next, according to noise pollution regulation and control rule in India, noise level in educational institutions during night time 10 p.m. to 6 a.m. must not exceed. नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल रूल जो इंडिया में है उसके अकॉर्डिंग रात के टाइम पे कितना लिमिट होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा आप एक्सीड उसको नहीं कर सकते हो। 40 डेसिबल, 35 डेसिबल, 45 एंड 50 डेसिबल, ठीक है। तो नाइट टाइम का यहाँ पे पूछा है, नाइट टाइम का जो लिमिट है वो है 40 डेसिबल, ठीक है। ऐसे एरियाज जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल्स, उनमें आप क्या कर सकते हो, 40 डेसिबल से ज़्यादा रेंज यूज़ नहीं कर सकते हो। ये नाइट टाइम का लिमिट है, और अगर डे टाइम का होगा तो वो 50 डेसिबल है। Daytime limit 50 decibel. The percentage increase in carbon dioxide concentration in atmosphere from pre-industrial times is approximately. प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो कितना अप्रोक्सीमेटली कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो वो इंक्रीज हुआ है आपका 50%।
The highest non-zero dose at which no toxic effect is observed in a study on animal is called. इनमें से कौन सा नॉन जीरो डोज है जो कि कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं शो करता है जब आप उसको ऑब्जर्व करते हो किसी एनिमल पे स्टडी करके, ठीक है, मतलब जिस चीज का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. फर्स्ट है इसमें LD50. LD50 जो है ये हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है. ये फेटल हो सकता है, डेथ कॉज कर सकता है. सेकंड है NOAEL, ठीक है, नो ऑब्जर्व्ड, इसकी फुल फॉर्म है नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लिमिट, ठीक है. इसकी फुल फॉर्म से समझ में आ रहा है, नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लिमिट मींस जिसमें कोई भी एडवर्स इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जाता, तो ये जीरो डोज होगा, ठीक है, नॉन जीरो डोज होगा. सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है. थर्ड है LOAEL, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है लो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लिमिट, ठीक है. लो ऑब्जर्व है मतलब इसमें नॉन जीरो तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है, ठीक है. और तीसरा है NOEFF, ये आपका बायोलॉजी या टॉक्सिसिटी से रिलेटेड होता है, तो इसमें इससे ये रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी है असर्शन एंड रीजन में. असर्शन है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूल रनिंग कॉस्ट इज लेसर देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मतलब है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से भी आप चला सकते हो और जो आपका पेट्रोल है उससे भी आप उसको चला सकते हो, ठीक है. तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनकी कॉस्ट कम होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बल्कि हाइब्रिड व्हीकल्स जो है वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपैरिजन में. सेकंड रीजन में दिया है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हैव बोथ एन इंटरनल कंबशन इंजन. जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनमें दोनों चीजें हैं, एक इंटरनल कंबशन इंजन भी है, इंजन पे भी चलता है, एंड ऑन बोर्ड इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम, और इलेक्ट्रिसिटी से भी आप उसको चला सकते हो, तो दोनों ही इसमें होते हैं, ठीक है. तो रीजन इसमें करेक्ट है लेकिन असर्शन इज नॉट करेक्ट. डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. What is the correct chronological order of sequence from older to newer of the agreement, summit and प्रोटोकॉल? इनमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें बताना है पुराने से लेके नए तक, ठीक है, कि सबसे पुराना कौन सा है और नया कौन सा है. तो सबसे पहले आपको इनके जो ईयर हैं वो पता होने चाहिए. पेरिस एग्रीमेंट जो कि क्लाइमेट चेंज पे बात करता है, मतलब क्लाइमेट का जो ओवरऑल टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करने की बात करता है, तो ये आपका आया था 2015. सेकेंड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी भी हमने पढ़ा कि जो ओडीएस सब्सटेंसेस को रिड्यूस करने की बात करता है, जो जोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, ये आपका आया था 1987. थर्ड है क्योटो प्रोटोकॉल. क्योटो प्रोटोकॉल जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने की बात करता है, तो ये आया था आपका 1997 में. और रियो समिट जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप इसको कह सकते हो, तो ये आपका था 1992, ठीक है. तो इसमें सबसे पुराना कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन. उसके बाद 1992 रियो समिट, डी. उसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल, सी, एंड देन ए. बी, डी, सी एंड ए ऑप्शन इसमें करेक्ट. Which of the following pollutant cause aggravation of respiratory disease and atmospheric discoloration? इनमें से कौन सा pollutant है जो respiratory disease को cause कर सकता है, aggravate कर सकता है, और atmospheric discoloration means जैसे smog हम पढ़ते हैं, ठीक है, smog में अलग अलग कलर की होती है, तो brown haze जो कलर प्रोड्यूस होगा, मतलब एटमॉस्फेयर का जो कलर है, डिस्कलरेशन का मतलब है कि वो कलर को चेंज कर देगा, ठीक है, ब्राउनिश हेज में वो उसको कन्वर्ट कर देता है. कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें नहीं होगा. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसकी कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन से कंबाइन करने की, और ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, ठीक है. सेकंड है लेड. लेड जो है ये आपका हेवी मेटल होता है जो कि हार्मफुल होता है नर्वस सिस्टम के लिए. नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज़्यादातर व्हीकल से रिलीज होता है, तो ये एक ऐसा पॉल्यूटेंट है जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो कॉज कर सकता है, साथ में जो एटमॉस्फेरिक डिस्कलरेशन है वो भी कॉज कर सकता है. लास्ट है ओजोन. ओजोन जो है वो ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की ही बात हो रही है जो कि एक पॉल्यूटेंट है.
और इसमें ओजोन जो है इसमें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, लेकिन ये डिसकलरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो डी ऑप्शन भी गलत होगा। दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट है फोटोवोल्टिक सेल्स आर ऑफन मेड अप ऑफ क्रिस्टल सिलिकॉन। जो पीवी सेल्स होते हैं सोलर सिस्टम में या सोलर एनर्जी जो हम जनरेट करते हैं उसमें जो सेल्स यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वो पीवी सेल्स होते हैं, ठीक है, और वो ज्यादातर किस चीज से बनते हैं, सिलिकॉन से। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पीवी सेल्स सिलिकॉन से बनते हैं और सिलिकॉन जो है वो एज अ सेमी कंडक्टर काम करता है। Second है photovoltaic cells are also made up of inexpensive amorphous silicon which is like ordinary glass and has no crystal properties। जो PV cells होते हैं वो inexpensive amorphous silicon से भी बनाए जाते हैं जिनका ordinary glass वहाँ पे यूज होता है और कोई crystal properties नहीं होती, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, सिलिकॉन क्रिस्टल सिलिकॉन भी यूज कर सकते हैं, amorphous सिलिकॉन का भी यूज होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। स्टेटमेंट वन है फोटोवोल्टिक सेल्स प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। जो पीवी सेल्स अभी हमने पढ़ा सिलिकॉन से बनते हैं, वो कौन सा करंट प्रोड्यूस करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, जो फोटोवोल्टिक सेल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट करंट। Photovoltaic cells are exposed directly to the sun, therefore as temperature rises, leakage across the cell increases। PV cells जो हैं वो एक्सपोज होते हैं डायरेक्टली सन की तरफ, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट है, सोलर एनर्जी जो है उसमें PV cells जो है वो डायरेक्टली सन की तरफ ही क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं, एंड टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है और वो लीकेज कर जाती है सेल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हो। तो स्टेटमेंट टू इसमें करेक्ट होगा। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड टू इज करेक्ट। स्टेटमेंट वन है इंक्रीजिंगली फोटोवोल्टिक पैनल्स आर बीइंग यूज्ड टू सप्लीमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द पावर ग्रिड। इंक्रीजिंगली फोटोवोल्टिक पैनल्स जो होते हैं उनका यूज किया जाता है एज अ सप्लीमेंट। इसका मतलब है कि पीवी सेल से अगर आप ज्यादा एनर्जी या सोलर एनर्जी से अगर आपके पास एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा जनरेट हो चुकी है, तो आप उसको पावर ग्रिड में भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें इसके लिए आपको पे भी किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी अगर आप उनको देते हो तो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। सेकंड है वन इशू विद ग्रिड कनेक्टेड फोटोवोल्टिक्स इज दैट। जो ग्रिड कनेक्टेड फोटोवोल्टिक्स होते हैं उनमें एक इशू है कि पीवी सेल्स जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो पावर ग्रिड है वो डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अभी भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि जो फोटोवोल्टिक सेल्स है वो अल्टरनेटिंग करंट को नहीं, किसको करते हैं, डायरेक्ट करंट को करते हैं, और जो ग्रिड है वो आपका अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। द मेन कंसेप्ट बिहाइंड सोलर पॉइंट टू स्टोर सोलर एनर्जी इज। सोलर पॉइंट्स का यूज किया जाता है सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए, तो इनमें से कौन सा कंसेप्ट है जो चलता है। तो जो सोलर पॉइंट्स होते हैं आपके, उसमें सॉल्ट का यूज किया जाता है और उसमें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में उनको रखा जाता है सॉल्ट को, ठीक है। जो सबसे बॉटम वाला एरिया होगा पानी का, वहां पे सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है, अपर वाले एरिया में सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो हीट ट्रैप होगी वो आपकी नीचे वाले पोर्शन में ही, बॉटम वाले पोर्शन में ही स्टोर हो जाती है और उसको आप बाद में यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर ये प्रोपोर्शन नहीं होगा तो ये क्या करेगा, कन्वेक्शन जो प्रोसेस हम पढ़ते हैं जिसमें लोअर लेवल से ऊपर की तरफ, लोअर लेवल से ऊपर की तरफ जो है वो हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फिक्स्ड सॉल्ट कंसंट्रेशन फ्रॉम द सरफेस टू बॉटम इन द पॉन्ड। Which of the following natural hazard is characterized by progressive occurrence and multi causality? इसमें से कौन सा नेचुरल हैजार्ड है जो कि प्रोग्रेस अकरेंस होती है जिसकी, और बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, मल्टी कैजुअलिटी हो सकती है, ठीक है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जो धीरे धीरे होता है और उसके बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, एपिडेमिक एंड स्टॉर्म। तो अर्थक्वेक का आपको पता है ये सडन सडन फिनोमिना है, सडन हैजार्ड है जो एकदम से होगा। वॉल्केनिक इरप्शन भी सडन है, स्टॉर्म भी सडन है, ठीक है। लेकिन एपिडेमिक का जो कॉजेज है वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वो बायोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल मीन्स कि कोई पैथोजन की वजह से कोई डिसीज या वायरस जो है वो आपका ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। कोई केमिकल रीजंस भी हो सकते हैं, कोई फिजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं इसके। और एपिडेमिक वो डिसीजेस होती हैं या वो हजार्ड होते हैं जो किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।